तो वो तो पूछती कि ब्लड टेस्ट की जरूरत क्या है, अगर मुझे इन्फेक्शन होता तो बुखार होता ना। पर जेनर कहता है कि देखो ये यहाँ का प्रोसीजर है। फिर वो सीडीसी के अंदर वहां एक जगह खाना खाते हैं। यहाँ खाने और शराब की कोई कमी नहीं होती, सभी बड़े खुशी से खाना खाते हैं और खूब सारा ड्रिंक भी करते हैं। फिर सभी वहां के लग्जरियस बाथरूम्स में नहाते भी हैं। लेकिन शेन बहुत गुस्से में होता है और शराब की पूरी बॉटल पी जाता है। एंड्रिया भी बहुत उदास होती है। जेनर की खातिरदारी के लिए रिक उसको थैंक यू करता है, क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों के बाद इतने मजे से खाया पिया। इसके बाद करोल कार्ल और सोफिया को सुलाने के लिए लेकर जाती है। लॉरी फिर लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देख रही होती है, तो शेन लॉरी से कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, रिक कहते ही देखो तुमने मुझे छोड़ दिया है। लॉरी कहती है तुमने मुझे ये बताया था कि रिक मर गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई थी, लेकिन अब रिक जिंदा है, इसलिए हम दोनों की रिलेशनशिप यहीं पर खत्म। लेकिन उसकी नीयत खराब होती है दोस्तों। वो लॉरी के साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन वो उसे नाखूनों से घायल कर देती है। और जब रिक सोने आता है ना, तो उसे पता चलता है कि लॉरी तो रो रही है। वो सोचता है कि लॉरी ज़ॉम्बी से घबराने की वजह से रो रही है। वो नहीं जानता कि कुछ देर पहले शेन ने उसके साथ क्या किया था। अगली सुबह सभी कैफेटेरिया में जाते हैं और बच्चों के अलावा सभी बिल्कुल हैंगओवर में होते हैं। लॉरी रिक को एस्प्रिन देती है जो जेनर ने उसको दिया था। तभी शेन भी आ जाता है और कॉफी लेने के लिए जाता है। टी डॉग पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पर ये नाखूनों के निशान कहाँ से आए, क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काट दिया है? पर शेन कहता है कि एक्चुअली वो नींद में गर्दन पर मेरा नाखून लग गया था, इसीलिए। इसके बाद जेनर आकर उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर वो उन्हें TS-19 यानी कि टेस्ट सब्जेक्ट 19 का ब्रेन स्कैन दिखाता है। ये एक इन्फेक्टेड इंसान का है जिसने सीडीसी को अपने ब्रेन स्कैन का वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन दी थी। जेनर एक्सप्लेन करता है कि इन्फेक्शन के बाद इसके ब्रेन के ब्लड वेसल्स फट गए थे और इसका खून वेसल के बाहर फैलने लगा। आखिर में जब पेशेंट मर गया तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है। अब वो सभी एमी और जिम के बारे में सोचकर बड़े दुखी होते हैं। उनका भी यही हाल होगा, ये लोग ये सोच रहे होते हैं। तो अब जेनर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता है कि मरने के बाद TS-19 का क्या हुआ। अब उसके ब्रेन के अंदर के पार्ट्स धीरे धीरे चमकने लग जाते हैं। फिर उसके ब्रेन को एक बुलेट चीर देता है। एंड्रिया रियलाइज करती है कि उसने इसी तरह एमी के स्कल में बुलेट उतार दिया था। अब जेनर आगे कहता है कि देखो मैं नहीं जानता कि ये क्या बीमारी है या इसका इलाज क्या है, मुझे नहीं पता। दूसरे रिसर्च सेंटर्स में मेरा कांटेक्ट भी कट चुका है क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है। तब डेल उसको रोककर पूछता है कि दीवार पर लगा हुआ क्लॉक काउंटडाउन क्यों चल रहा है। दरअसल जब टाइमर 0 पर आ जाएगा तो बेसमेंट जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इस पूरे सेंटर को डीकंटामिनेट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ का लैब एक्सप्लोड हो जाएगा ताकि यहाँ के इन्फेक्शन सैंपल्स यहीं जलकर राख हो जाएं। और अब रिक, शेन, टी डॉग और ग्लेन जनरेटर्स को चेक करते हैं। जब वो बेसमेंट में होते हैं ना, तो बिल्डिंग के इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाते हैं। कार्ल और लॉरी ऊपर के कमरे में होते हैं और तभी अचानक बिल्डिंग के अंदर ही हवा कट हो जाती है। जेनर एक औरत की फोटो देखकर कहता है कि मैंने कम समय में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मुझे यकीन है कि मुझ पर तुम गर्व करोगी। अब लाइट्स एक एक करके ऑफ होने लगते हैं। जेनर बताता है कि ये बिल्डिंग खुद को शट डाउन कर रही है। आधे घंटे में पूरी बिल्डिंग डीकंटामिनेट हो जाएगी और इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास फ्यूल है ही नहीं। तभी इमरजेंसी अलार्म्स जोर से बज जाते हैं। रिक सभी को अपनी चीजें उतारकर जल्द से जल्द बाहर भागने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकले, जेनर उन्हें कंट्रोल रूम में यानी कि कंट्रोल सेंटर में लॉक कर देता है और कहता है कि तुम लोगों को अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए बस, और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस बिल्डिंग के साथ हम सभी एक्सप्लोड होने वाले हैं। डेरिल और शेन अपनी गन्स और कुल्हाड़ियों से दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जेनर कहता है कि यह दरवाजा इतने स्ट्रांग है कि रॉकेट लॉन्चर भी इनको तोड़ नहीं सकता। रिक तो जेनर पर चिल्लाता है कि तुम इतने दिनों से यहाँ पर कर क्या रहे थे, तुम बचकर क्यों नहीं गए यहाँ से। और तब जेनर कहता है कि वो TS-19 सब्जेक्ट मेरी पत्नी थी और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आखिरी तक इस रिसर्च में अपनी कोशिश जारी रखूंगा। पर रिक और लॉरी कहते हैं कि तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन हमें बाहर जाने दो प्लीज। जेनर कंट्रोल सेंटर का डोर है अनलॉक कर देता है दोस्तों, लेकिन कहता है कि कंट्रोल सेंटर से तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन बिल्डिंग से बाहर जाना नामुमकिन है। वो रिक से हाथ मिलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। वो एग्जिट की ओर भागते हैं, लेकिन जैक्वी सीडीसी में रहना चाहती है क्योंकि वो एमी और जिम की तरह इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहती। तभी एंड्रिया भी सीडीसी में रुकने का ही फैसला करती है। डेल भी एंटर के साथ रुकने का फैसला करता है। अब होता यह है कि सीडीसी लॉबी में सारे दरवाजे लॉक होते हैं। वो दरवाजों और खिड़कियों पर पीटते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं, यहाँ तक कि उन पर शूट भी करते हैं, लेकिन ग्लासेस को कुछ नहीं होता। तभी क्रॉल एक हैंड ग्रेनेड निकाल कर रिक को देती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारा पैंट वॉश करने जा रही थी तो ये पैंट पॉकेट में था। रिक तो तुरंत उसे डिटोनेट कर देता है और डीकंटामिनेशन से कुछ ही मिनट पहले ग्रेनेड होता है ब्लास्ट और ग्लास फाइनली टूट जाता है। अब बेसमेंट में डेल एंड्रिया को प्रॉमिस करता है कि मैं इस हाल में तुम्हें नहीं छोड़ सकता, पर एंड्रिया नहीं चाहती कि डेल उसके साथ यहाँ पर मरे। बाहर वो ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए वैन की ओर भागते हैं। वैन में चढ़ने के बाद वो देखते हैं कि डेल और एंड्रिया भी बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे होते हैं। जेनर और जैक्वी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिक्योरिटी मॉनिटर को देखते रहते हैं और खुश होते हैं कि रिक अपने साथियों के साथ बच निकला।
डेल और एंड्रिया भागकर मिलिट्री ब्लॉकेड के पीछे छुप जाते हैं और तभी सीडीसी बिल्डिंग होती है एक्सप्लोड। फिर दोनों भागकर वैन में चढ़ जाते हैं। अब एक इंजन स्टार्ट करता है और वो उस जगह से दूर जाते हैं। इसी के साथ द वॉकिंग डेड का पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आइए देखते हैं वॉकिंग डेड का सीजन 2। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सीजन 1 और सीजन 2 के इस कॉम्बो वीडियो को 20,000 से ज्यादा लाइक्स मिले तो हम इसके आगे के सीजन्स भी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। ये हमारा वादा है रॉकर्स। वैसे हम इसके लिए लाइक्स पर इसीलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि सीरीज के हर सीजन में लगभग 13 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट का होता है। उन सबको पूरा देख कर समझ कर टेक्निकली स्टोरी को समराइजेशन करना और वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल काम तो है ना दोस्तों, आपको भी पता है। क्योंकि आप जैसे रॉकर्स से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। आप हमारे हर पल्स को समझते हैं। पर अगर हमें इन वीडियोस के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और अपनी ऑडियंस की पसंदीदा वीडियोस बनाने के लिए हमें और मेहनत करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए बस आपके लाइक्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये हमारे लिए एक तरफ से बूस्ट की तरह काम करेगा और हम चार्ज अप होकर सीजन 3-4 करके वॉकिंग डेड के सारे सीजन कवर कर लेंगे। तो सीजन 2 को भी एंड तक देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नए व्यूअर्स सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सीजन 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि कौन कौन सीडीसी से बचकर निकल चुके हैं। सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। सबसे पहले तो रिक, फिर उसकी वाइफ लॉरी, उनका बेटा कार्ल, रिक का दोस्त शेन, ग्लेन जिसने सीजन 1 में रिक को बचाया था जब वो टैंक में फंस गया था, याद होगा आपको। फिर मरिल का भाई डेरिल, ठीक है। अरे मरिल याद है ना आपको, वही आदमी जिसे टेरेस पर लॉक करके ये लोग निकल गए थे। उसके बाद टी डॉग, फिर डेल, एंड्रिया और आखिर में सोफी और उसकी माँ करोल। तो ये सारे लोग सीडीसी से निकलकर हाईवे पर आ रहे होते हैं। पर अचानक रास्ते में ढेर सारी गाड़ियां इधर उधर खड़ी दिखती हैं और इनके पीछे से आगे निकलना इनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। ये लोग उतरकर उन गाड़ियों में अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं कुछ खाने पीने का मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। टी-डॉग उन कार्ड से पेट्रोल निकालने लगता है। शेन को एक गाड़ी में वाटर कैंस मिलते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है लेकिन अचानक बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज इनकी ओर आ जाते हैं। असल में ज़ॉम्बीज भी खाने की तलाश में यहाँ पर आ रहे हैं। अब इन्हें बिना कोई आवाज के चुपचाप आगे जाना होगा ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान इन पर ना जाए। इसीलिए सभी जगह जगह गाड़ियों के नीचे छुप जाते हैं। पर टी डॉग जो पेट्रोल निकाल रहा था उसके छुपने की कोई जगह नहीं होती और ऊपर से ज़ॉम्बीज बहुत पास आ चुके होते हैं। टी डॉग एक कार के साइड में छुपने की कोशिश करता है पर उसका हाथ कट जाता है और बहुत खून भी निकलता है और अब उसके खून को सूंघकर ज़ॉम्बीज उस पर हमला करेंगे। और जैसा हमने सोचा था दोस्तों, एक ज़ॉम्बी उसके खून की बू से बड़ा आकर्षित होकर उसकी ओर आ जाता है। लेकिन देखिए किस्मत उसकी कितनी बढ़िया है। एंड वक्त पर डेरिल वहां पर आकर चाकू से उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और वो भी बिना कोई आवाज किए। फिर ये दोनों जमीन पर